नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग इसमें डे 8 पर आ गए हैं। डे 8 में क्या है कि विशेष तरीके से आपने देखा होगा कभी कभी स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में होते हैं वो एंगेज्ड नहीं रहते हैं, हमारे क्लासरूम में पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। ऐसे शैतान बच्चों के लिए यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स बताने जा रहे हैं जो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, आसानी से उन बच्चों को पढ़ाई में इन्वॉल्व कर पाएंगे। अगर ये समस्या आपके साथ आ रही है तो चलिए इस पूरे प्रकरण को समझते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट कुछ ऐसे फॉर्मूलेज बताएंगे जिनको आप यूज कर करके कुछ बेनिफिट लोगे। चलिए फिर बढ़ते हैं बगैर किसी देरी के, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले एक थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। रियलिटी चेक यही है कि जैसे आपने देखा होगा हर क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में बात करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं और अटेंशन अपनी तरफ चाहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो फिर आइए इस पूरे मामले को सॉल्व करेंगे और अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बनाने में यहाँ पे हम अपना एफर्ट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या होती हैं समस्याएं, मतलब किस प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला काम करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 वो स्टूडेंट होते हैं जो बातचीत ज्यादा करते हैं, इनकी टॉकिंग करते रहते हैं क्लासरूम में, अपनी सीट्स पे बैठ करके एक दूसरे से बात करते रहते हैं। आप पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर 2 पे होते हैं जो अटेंशन चाहते हैं। अटेंशन समझते हो? अटेंशन सीकर का मतलब होता है जो बच्चे बार बार आपको कुछ पूछने के लिए हाथ खड़ा कर देते, सर ऐसा सर वैसा, उनको कुछ अटेंशन चाहिए, उससे भी क्लास डिस्टर्ब होती है। तीसरे नंबर पे है डिस्टर्प्टिव स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो बीच में बार बार बाधा डालते हैं, कुछ करना, कुछ तोड़ फोड़ करना, कुछ बैठ करके कुछ पटकना, गिराना, इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया जैसे क्लास का पूरा मोशन जो होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। चौथे नंबर पे होते हैं साइलेंट बट डिसएंगेज्ड। मतलब कहने की बात है ऐसे बच्चे जो शांत तो बैठे हैं लेकिन वो एंगेज नहीं, मतलब आपके क्लास में आपके पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में वो आपसे जुड़े नहीं हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। इन बच्चों को किस तरीके से ट्रैक पे लाया जाए, आज ये हमारा मुद्दा है, इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। यार हर स्टूडेंट को सेम तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता, इस बात को हमें याद रखना है। चलिए कैसे कैसे हैंडल करना है ये यहाँ का पूरा मोटो है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं रूल बता दूं इसका कि गोल्डन रूल यही है कि बिहेवियर को पनिश करने से पहले हमें क्या समझना है, रीजन समझना है। ध्यान रखें किसी भी बच्चे का बिहेवियर पहले हम समझें, उसके बाद जाकर के वहां सही तरीके से इंप्लीमेंट करें और बच्चे को सही डायरेक्शन दे सके। पनिश नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट कभी कभी आपकी क्लास से बोर हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं और वो चाहते हैं कि टीचर हमें अटेंशन दे, हमारी बात सुने। ये सभी चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमें पहले चीजों को समझना है, हर व्यक्ति को पनिश नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी बताते हैं कि गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है जिसको हमें सीधा इंप्लीमेंट करना है, यानी कि लागू करना है। कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले एंगेज्ड देम, मतलब उनको अपने काम में इंगेज करो। इंगेज करने का मतलब अपने साथ काम में जोड़ने का काम करो। कैसे इंगेज करते हैं देखिए, जैसे टॉकिंग स्टूडेंट को इग्नोर मत करें, उन्हें इन्वॉल्व करें। कैसे इन्वॉल्व करें, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है 2 बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो भाई उन लोगों से आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, बच्चों को उसमें से एक को उठाएंगे। बहुत अच्छा बच्चे, आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहा, लेकिन आपने उठा दिया, बहुत अच्छे बच्चों आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए मैथ की क्लास चले, अच्छा बच्चों ये बताइए 1/2 + 1/2 कितना होगा, आप उसी बच्चे से पूछ रहे हैं। तो बच्चे क्या है, जवाब देने में एंगेज हो जाएंगे और उसके बाद आपको फोकस थोड़ा सा उनके ऊपर रखना है, पूरा आई कांटेक्ट उनके ऊपर रखना है। जैसे ही आप रखोगे तो वो बच्चे बात करना बंद हो जाएंगे, आपके बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो इस तरीके से एंगेज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट ही ले रहे हैं बच्चों को, एब्सेंट प्रेजेंट, तो उसमें से उन्हीं बच्चों में से किसी एक को बोल सकते हो, अच्छा बच्चे उठिए, आप हमारी मदद करेंगे प्रेजेंट ही लगाने में। तो किसी भी तरीके से एंगेज कर सकते हो। तो ये तरीका होते हैं एंगेज करने के। एक तरीका ये है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। अब भाई ये क्या होता है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल? अच्छा ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, मैं समझा देता हूं। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल जिसको हम निकटता का सिद्धांत कहते हैं, या इसको बोलते हैं निकटता द्वारा नियंत्रण। नाम से समझ में आ रहा होगा
नियंत्रण क्या मतलब होता है? निकटता द्वारा नियंत्रण का मतलब होता है कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए डिस्टर्ब करता है क्लासरूम के दौरान, आप उसके पास जाकर के खड़े हो जाइए। जैसे ही आप खड़े हो जाएंगे बोलना बंद कर देगा। ये आपने भी देखा होगा, इसी को प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल बोलते हैं। हमें उससे बोलना कुछ नहीं है, पनिश नहीं करना है, बस जाकर के खड़े हो जाइए। उसके बाद जैसे ही आप वापस आएंगे आप देखोगे कि आपके क्लासरूम के दौरान वो बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को जैसे ही हम अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, हमें बेनिफिट देने का काम करता है। तो इस निकटता के नियंत्रण से हमें चीजों को सुधारना होता है। तो टीचर जो होता है डिस्टर्ब स्टूडेंट के पास जाए और टीचर प्रेजेंट से अक्सर स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे ओवरऑल सिद्धांत से हमें यही समझना है, जब भी बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसके पास जाकर के खड़े हो जाएं। जैसे ही हम पास जाकर के खड़े होते हैं बच्चा शांत हो जाता हो और फिर से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में आपसे जुड़ जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर की स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रेटजी क्या है देखते हैं। ये स्ट्रेटजी है गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि अटेंशन सीकिंग स्टूडेंट्स को हमें टास्क देना है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, एडवांस होते हैं, क्लास में आपसे जुड़े रहते हैं, लेकिन बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं, बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं। वो चाहते हैं कि टीचर हम पे फोकस करे, टीचर हम पे फोकस करे, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती। ऐसे बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल करना, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है उनको किसी काम में इन्वॉल्व करो। ऐसे काम जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़े, ऐसे नहीं कि उनसे बोलो जाओ भाई नीचे जाकर के पानी लेके आओ या कुछ करो, इस तरीके से नहीं करना है। इन्वॉल्व करना है काम में। क्या करना है देखिए, नंबर 1, आप बोर्ड राइटिंग में मदद करने के लिए बोल सकते हैं, आइए आप उठ करके आइए यहाँ पे अपने जो मैंने यहाँ बताया है उसकी 2 लाइन समराइज करके लिखिए। दूसरा तरीका बता सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम के दौरान, आपको ध्यान देना है कि 5 मिनट की हम एक्टिविटी कराएंगे, आपको टाइम देना, जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। तीसरे तरीके से कर सकते हैं, हम आज अटेंडेंस लिख रहे हैं, लगा रहे हैं, आपको हमें मदद करनी, कौन बच्चा आया कौन नहीं आया। इस तरीके के कामों में उनको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। इस इन्वॉल्व से उनके अंदर क्या आ जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी। जिस जिम्मेदारी से क्या होता है, बच्चे थोड़े से अच्छे होने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिसिप्लिन को क्रिएट करता है। हमने क्या उनको रिस्पॉन्सिबल बना दी, उनको अपने काम में इन्वॉल्व कर लें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उस अच्छे लगने से आपका भी काम होगा और बच्चे के अंदर थोड़ी सी लीडरशिप स्किल भी डेवलप होगी। तो इस हमें तीसरे नंबर की स्किल को भी यूज करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जनरली क्या करते हैं, बच्चों को पब्लिकली ह्यूमिलेट कर देते हैं, पब्लिकली उनको डांट देते हैं। तो हमें यहाँ पे प्राइवेट करेक्शन का काम करना है। कैसा, थोड़ा सा समझते हैं। पब्लिक ह्यूमिलेशन हमें अवॉइड करना है। कभी कभी बच्चे बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह पाते हैं तो वहां जाकर के डांट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी क्लास खत्म हो, क्लासरूम के अंदर से जैसे ही बाहर निकले उसको बुलाएं और प्राइवेट में उसको समझाएं। क्योंकि जब हम उसको थोड़े से रिस्पेक्ट देंगे कि बच्चे इस तरीके से नहीं करते हैं, तो उसको लगेगा कि ये टीचर बहुत अच्छा है। अगली बार आप देखोगे तो बहुत इंपैक्ट आएगा और वो जो बच्चा है बड़ी शांति से आपकी क्लास में आपको देख रहा होगा, सुन रहा होगा, क्योंकि आपने उसकी पब्लिकली कोई भी इंसल्ट नहीं की है। क्योंकि हर बच्चों को इंसल्ट अच्छी नहीं लगती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्लास के बाद कामली बात करें जिससे उसके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होता है। इस पॉइंट को जैसे ही ध्यान रखोगे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये चारों स्ट्रेटेजी को हमें याद रखना है। अच्छा, कुछ क्लासरूम के रूल्स हैं जिनको हमें क्या करना है, लागू करना है। इन रूल्स को लागू करने से क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन बना रहता है। देखिए, नंबर 1 कि हमें भाई पूरे रूल्स क्लियरली बना करके रखने होंगे कि हमारी क्लास में क्या नियम रहेंगे पढ़ने पढ़ाने के दौरान। कैसे भी बना सकते हैं, थोड़े से एग्जांपल से समझें। जैसे यहाँ पे रेज हैंड बिफोर स्पीकिंग, मान लो कोई भी बच्चा अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है या बात करना चाहता है, सबसे पहले वो हाथ उठाएगा। हाथ उठाना क्या है, आपने एक रूल बना दिया है, आपको इस तरीके से रूल ड्राफ्ट करने होंगे। नंबर 2, नो फोन्स, मतलब कोई भी बच्चा भाई फोन लेकर के नहीं आएगा। बड़ी क्लासेस में भाई फोन लेके आते हैं, एक रूल बना सकते हैं। छोटी क्लासेस में स्मार्ट वॉच लेकर नहीं आ सकते हैं, ये भी आप रूल बना सकते हो। ठीक है। तीसरे नंबर पे रिस्पेक्ट अदर्स, भाई दूसरों के साथ बात करते समय आपको रिस्पेक्ट से बोलना है, आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ। ऐसे कोई भी रूल्स बनाते हैं जिससे डिसिप्लिन और ज्यादा अच्छा होता चला जाता है। ये आपको खुद अपनी क्लास में बनाना ध्यान रखेंगे। उसके बाद अच्छे रूल्स जो होते हैं, क्लियर रूल्स होते हैं, उससे समस्याएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और चीजें बहुत अच्छे से सुगम
तरीके से बढ़ती हैं। ये चीज़ें जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमें देखने को मिलता है क्लास में थोड़े से बदलाव होने लगते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे टीचर की बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने ग्लिम्स दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें जिससे हम अपने आप को और अच्छे से भाई प्रस्तुत कर सकें। क्या है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, टीचर अथॉरिटी क्या है, बॉडी लैंग्वेज से बनती है। टीचर अच्छी बॉडी लैंग्वेज से सही तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाता, उस रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से हमें अपने अंदर लेके आना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले पोस्चर्स कैसा रखना है, स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट पोस्चर्स क्या होता है कि जनरली हमारे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस तरीकों को दिखाने का अच्छा माध्यम होता है। एक होता है हम लो तरीके से खड़े हुए, एक होता है हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट। तो स्ट्रेट पोस्चर भी बहुत जरूरी होता है। तो इस पूरे पोस्चर में हमें स्ट्रेट पोस्चर को बना के रखना है अपनी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के दौरान। दूसरा है कि हमें ओपन हैंड्स का यूज करना है। भाई कभी कभी आपने देखा हो जेब में हाथ डाल करके हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है। भाई ओपन हैंडेड से क्या होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा इनहेंस्ड होती हैं, लगता है टीचर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में काम कर रहा है। और कॉन्फिडेंट रहना है, जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लो ना हो, तेज आवाज़ हो, कॉन्फिडेंस हो, अच्छे जेस्चर्स का यूज किया जा रहा हो और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को जैसे ही हम लेते हैं हमें लगता है कि हम थोड़े से विशेष हो जाते हैं। हम गलतियां कौन कौन से करते हैं जो नहीं करनी है। नंबर 1, हम अपने पॉकेट्स में अपने हाथ को नहीं रखना, उसके बाद क्वेश्चनिंग या कोई भी प्रोसीजर नहीं करना पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया, पहली बात। दूसरी है लुकिंग डाउन, हम जनरली नीचे देख करके क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो हमें आई कांटेक्ट बना करके रखना है पूरी क्लास में। भाई फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच, सभी पूरी बेंचेस जितनी भी लगी हुई होती लास्ट बेंच तक, हर बच्चों को हमें आंखों से स्कैन करते रहना है, जिससे बच्चों को लगता है कि टीचर हमारे ऊपर नजर बनाए रखे, ध्यान रखेंगे, पहली बात। दूसरी है लुकिंग डाउन, हमें नीचे नहीं देखना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। टर्निंग बैक टू लॉन्ग, भाई लगता है कि भाई हमें पूरी क्लास में घूमना है तो भाई जरूरी है तो आप घूम करके जाएं, इन चीजों को ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। पावर ऑफ प्रेजेंस का यही फॉर्मूला होता है कि टीचर के पास अच्छी एनर्जी हो, सही बॉडी लैंग्वेज से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हो तो एक बेहतर क्लास को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने ऊपर एम्प्लीफाइड करते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सुनते हैं और अपनी क्लास में आनंदित होते हैं। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए छोटा सा टास्क है। टास्क क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं कि टास्क यही है कि मिनी रिफ्लेक्शन, थिंक अबाउट अ वन डिफिकल्ट स्टूडेंट। आपकी क्लास में कोई ना कोई शैतान बच्चा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। सोचने के बाद उसको कैसे सुधारा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अपने आप से हमें सोचना है कि व्हाई डज दिस स्टूडेंट बिहेव दिस वे, मतलब वह बच्चा इस तरीके से व्यवहार क्यों करता है और उस बच्चे को किस तरीके से हम इंगेज कर सकते हैं। डांटना नहीं है, सुधारना नहीं है, उसको काम में इंगेज कैसे कर सकते हैं, चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंगेज कैसे कर सकते हैं। जैसे ही इंगेज करना शुरू कर देंगे बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होंगी, वो सभी क्लास में बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा। तो हमें ये अपने आप से पूरी क्या करना है, ये अपनी खुद की एनालिसिस सीट है, इसको हमें काम में लाना है। और ये हमारा आज का पूरा लेक्चर होता है खत्म। हमने देखा स्मार्ट टीचर डू नॉट फाइट स्टूडेंट, दे गाइड देम। भाई टीचरों को लड़ना थोड़ी ना है बच्चों से, उनको गाइड देना है, उनको रास्ता देना है, उनको ट्रैक देना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को सही वे में, सही तरीके में करें, ना कि उनको डांटते रहें। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।